मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स और अपने शिक्षक मित्रों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में मैंने लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स और एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कशन किया था। अब इस सेशन में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो गैमीट्स का निर्माण, युग्मकों का निर्माण आवश्यक है जो रिप्रोडक्शन की इकाइयों के रूप में काम करते हैं। ये इकाइयाँ आपस में जुड़कर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं और फिर उससे संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इन गैमीट्स के आकार प्रकार के अनुसार हम निषेचन को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं: आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आमतौर से ये तीनों किसी एक स्पेसीज में नहीं मिलता है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी के क्लोरोफाइसी का सदस्य है, यूनिसेलुलर है, इसलिए NCERT इसे प्रोटिस्टा समुदाय के अंदर रखना चाहता है। इसमें तीनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। आइसोगैमी में क्या होता है? तो गैमीट्स आकार प्रकार में एक समान होते हैं, इसलिए आइसोगैमीट्स कहलाते हैं और इनका फर्टिलाइजेशन आइसोगैमी कहलाता है। क्लेमाइडोमोनास के अलावे यह स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स नामक एल्गी में भी पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास में बरसात के बाद जब जाड़े का प्रारंभ होता है तो बिना किसी विशेष तरीके से विभाजित हुए पूरा का पूरा क्लेमाइडोमोनास स्वयं गैमीट के जैसा व्यवहार करने लगता है। इसके 2 सेल्स जो देखने में एक समान होते हैं, लोग प्लस या माइनस यूं ही लिख देते हैं, अन्यथा इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ये आपस में आमने सामने से आकर जुड़ते हैं, इसलिए इस डायग्राम में आपको एक ही साथ 4 फ्लैजिला दिख रहा है। धीरे धीरे फ्लैजिला समाप्त हो जाते हैं और ये दोनों सेल्स मिलकर एक डायप्लॉइड जायगोट का निर्माण करते हैं। लो टेम्परेचर के कारण और तालाबों के पानी में सांद्रता बढ़ जाने के कारण जायगोट का जीवन खतरे में रहता है। वो सूख सकता है, मर सकता है। इसलिए निष्क्रिय होने के पहले यह अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण या शीट विकसित कर लेता है और इस प्रकार एक निष्क्रिय जाइगोस्पोर बन जाता है। अब यह 4-5 महीने तक यूं ही निष्क्रिय पड़ा रहता है। अगले साल जब वर्षा होती है तो धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब करके यह जाइगोट का सेल यानी जाइगोस्पोर एक्टिव हो जाता है और मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण करता है। चूँकि इन स्पोर्स में 2-2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें जू स्पोर्स कहा जाता है। ये सीधे तैरते हुए बड़े हो जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास में रूपांतरित हो जाते हैं और फिर इसके बाद बाइनरी फिजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं।
यूलोथ्रिक्स में ऐसे ही बायफ्लैजिलेटेड स्पोर्स बनते हैं जो तैरते हुए किसी पत्थर चट्टान में चिपक जाते हैं। फ्लैजिला नीचे पत्थर की ओर और शेष शरीर ऊपर की ओर होता है। अब इनमें ट्रांसवर्स डिवीजन शुरू होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह एक कतार में सेल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है और यूलोथ्रिक्स का एक लंबा फिलामेंट बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी विधियों को देखें तो एनाइसोगैमी में रचना एक ही समान है, एक सेल छोटा एक सेल बड़ा है। दोनों गैमीट्स में 2-2 फ्लैजिला है, इसलिए फर्टिलाइजेशन उसी प्रकार होगा, जाइगोस्पोर उसी प्रकार बनेगा और फिर जाइगोस्पोर से जूस्पोर भी बनेगा। लेकिन कभी कभी जो बड़ा गैमीट है उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में वह इमोटाइल यानी कि चल फिर नहीं सकता है, तैर नहीं सकता है, इसलिए एग सेल या ओवम की तरह काम करता है और ऐसे फर्टिलाइजेशन को ऊगैमी कहा जाएगा। यहाँ एग और स्पर्म बिल्कुल स्पष्ट रूप से 2 प्रकार के गैमीट्स बन जाते हैं। ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और सभी एनिमल्स में ऊगैमी पाया जाता है। तो ऊगैमी में क्या हुआ, तो लार्जर इमोटाइल ओवम बना और स्मॉलर मोटाइल स्पर्म बना। इस स्पर्म को प्लांट्स में एंथेरोजोइट्स या एंथेरोजूइड, ZOID, एंथेरोजोइट्स या एंथेरोजूइड्स या एंथेरोजोइट्स कहा जाता है, एंड्रोजोइट्स कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट में यह पॉलन ग्रेन है। अब इस डायग्राम में स्पाइरोगाइरा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है यह बताया गया है। स्पाइरोगाइरा में आइसोगैमी पाया जाता है, यानी मेल फीमेल गैमिट का कोई अंतर नहीं माना जाता है। अब स्पाइरोगाइरा का फिलामेंट मोनोएसियस और डायसियस दोनों हो सकता है, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल दोनों हो सकता है। अगर एक फिलामेंट में 2 प्रकार के सेल पाए जाएं तो उनमें लेटरल कंजुगेशन भी हो सकता है, जिसकी 2 विधियां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट विधि में 2 सेल्स के बीच की दीवार में एक छेद हो जाता है, जिससे एक से गैमीट दूसरे में चला जाता है। और इनडायरेक्ट मेथड में, जो आगे हम डायग्राम के द्वारा भी दिखलाएंगे, बगल से एक ट्यूब, एक कंजुगेशन ट्यूब बन जाता है, उससे होकर गैमीट एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। लेकिन जब 2 फिलामेंट आपस में जुटकर पेयरिंग करते हैं यानी कंजुगेशन करते हैं, तो हर एक जोड़ा सेल के बीचों बीच एक एक कंजुगेशन ट्यूब बनता है, जिससे देखने में यह सीढ़ी नुमा लगता है। और सीढ़ी नुमा लगने के कारण ही इसके स्केलरी फॉर्म कंजुगेशन कहा जाता है। यहाँ इस फोटोग्राफ में देखिए 2 फिलामेंट्स हैं, दोनों के सेल आमने सामने हैं और इनके बीच ट्रांसपेरेंट दिख रहा है आपको, यह कंजुगेशन ट्यूब बन गया। इसी ट्यूब होकर गैमीट एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे। अब जब इनमें गैमीट बनता है तो एक सेल का गैमीट ज़्यादा गाढ़ा, ज़्यादा कंडेंस्ड होता है, वह बह नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। लेकिन दूसरे का गैमीट थोड़ा कम डेंसिटी का होता है, तो वह बहकर एक से दूसरे में जा सकता है।
बीच वाले फिगर में यहाँ दिखलाया गया है कि दाहिने वाले फिलामेंट से बाएं वाले फिलामेंट में गैमीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, और यही कारण है कि तीसरे फिगर में एक फिलामेंट का सारा सेल खाली हो गया और दूसरे फिलामेंट के अंदर ये जायगोट बन गया। यानी कि इस केस में, इस एग्जाम्पल में, एक फिलामेंट पूरा का पूरा प्लस है और दूसरा माइनस है। जायगोट माइनस के अंदर बना, तो बिहेवियर में भले ही यह दो रंगा दिख रहा है, मेल और फीमेल जैसा बिहेव करते हुए लग रहा है, लेकिन वैज्ञानिक इसे आइसोगैमी मानते हैं, एनाइसोगैमी नहीं मानते हैं। अब लेटरल कंजुगेशन में जो हमने कहा इनडायरेक्ट मेथड, तो आप देख रहे हैं कि एक फिलामेंट से एक कंजुगेशन ट्यूब निकला और जाकर ये दूसरे में जुटने लगा। अब इस कंजुगेशन ट्यूब होकर पहले सेल से दूसरे सेल में, अब फिर तीसरे सेल से चौथे सेल में गैमीट चला गया, तो एक सेल खाली और एक सेल में जायगोट बना हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अब ब्राउन और रेड एल्गी में मेल और फीमेल गैमीट्स अलग अलग बनते हैं, लेकिन इनमें यूनिसेलुलर सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, जबकि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में मल्टी सेलुलर मेल सेक्स ऑर्गेन एंथेरिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गेन आर्किगोनिया और कॉर्पोगोनिया का निर्माण होता है। ब्रायोफाइटा का एंथेरिडिया डंठल युक्त और फ्लास्क की आकृति का, या कहिए कि एक क्लब की आकृति का होता है। प्रारंभ में इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, एंथेरिडियल सेल, लेकिन इसमें बार बार माइटोसिस होने से सैकड़ों सेल्स बन जाते हैं और फिर प्रत्येक सेल स्पिंडल के आकार का आगे पीछे नुकीला आकृति वाला मेल गैमीट बनाता है, जिसमें दो दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। इनके आर्किगोनियम का आकार गोल पेंदे वाले फ्लास्क की तरह होता है, जिसमें एक नेक होता है और नीचे का गोल हिस्सा वेंटर कहलाता है। वेंटर के अंदर ही ओवम का निर्माण होता है। तो ये जो फोटोग्राफ या डायग्राम आप देख रहे हैं, ये आर्किगोनियम का है। नीचे का गोल हिस्सा, यहाँ ये वेंटर है, जिसके अंदर एक एग सेल डेवलप करता है। इसके ऊपर का एक सेल वेंटर कैनाल सेल होता, और ब्रायोफाइटा में एक सीरीज में 6 सेल नेक कैनाल सेल का निर्माण करते हैं और सबसे ऊपर एक कैप सेल होता है। बाद में मैच्योर होने पर यह कैप सेल, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल गल जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के कार्बनिक रसायनों की उत्पत्ति होती है। इनमें एक फ्यूमरिक एसिड भी है, कई अन्य ऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं जो स्पर्म को यानी एंथेरोजोइट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनका एंथेरिडियम लगभग गोल रचना है, जिसमें पहले एक सेल था, डिवीजन के बाद आप देख रहे हैं अनेकों सेल्स हैं। इनसे ऐसे नुकीली आकृति वाला एक मेल गैमीट बनेगा और इस मेल गैमीट में 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे। अब चाहे वह ब्रायोफाइटा का थैलस हो या टेरिडोफाइटा का प्रोथैलस हो, जाड़े के प्रारंभ में रात के समय जब ओस गिरता है तो यह थैलस और प्रोथैलस एक बूंद ओस में ही लगभग डूब जाता है। इसलिए ये मेल गैमीट एंथेरिडिया से निकलकर आर्किगोनिया की ओर तैरते हुए आते हैं
और उससे निकलने वाले रसायनों के आकर्षण के कारण नेक में प्रवेश करके फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब प्लांट किंगडम में हर जगह जब भी गैमीट का निर्माण होगा तो गैमीटोफाइट हैप्लॉइड होता है, इसलिए गैमीट का निर्माण हमेशा माइटोसिस से होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट 2n यानी डायप्लॉइड हो जाता है, यानी स्पोरोफाइटिक जनरेशन का प्रारंभ करता है। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा में चूँकि मुख्य शरीर हैप्लॉइड होता है, इसलिए जायगोट फर्टिलाइजेशन के बाद का सेल मायोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाता है और उससे मुख्य प्लांट बॉडी बनते हैं। लेकिन टेरिडोफाइटा के केस में जायगोट से जायगोस्पोर नहीं बनता है, उसके बदले एक छोटा सा एम्ब्रायो यानी प्रोथैलस के पहले फर्टिलाइजेशन होगा और तब प्रोथैलस के ऊपर ही आर्किगोनियम में जहाँ जायगोट है उसके सेल डिवीजन से प्रोटोनीमा नाम की रचना बनेगी। यह प्रोटोनीमा एक एम्ब्रायो एक भ्रूण कहलाता है और इस भ्रूण के अलग से अपने रूट्स बनने लगते हैं। धीरे धीरे इनका अंडरग्राउंड स्टेम वाला हिस्सा यानी राइजोम बनता है और फिर राइजोम से प्लांट बॉडी बनता है। तो टेरिडोफाइटा में मुख्य प्लांट जो हुआ वह डायप्लॉइड है, जबकि उसका प्रोथैलस हैप्लॉइड है। तो जहाँ एक और ब्रायोफाइटा में जायगोट का एक छोटा सा स्टेज डायप्लॉइड था और अधिकांश स्टेज हैप्लॉइड था, तो उसके लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहते थे। डायप्लॉइड फेज को हम इग्नोर करते थे। लेकिन टेरिडोफाइटा में मुख्य प्लांट के ऊपर सोराई बनते हैं लीफ की सतह पर। पिछले सेशन में आपने सोराई का स्ट्रक्चर फोटोग्राफ में देखा। उसके अंदर स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं और स्पोर का निर्माण मायोसिस से होता है, यानी मेन प्लांट डायप्लॉइड है, उससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और फिर इस हैप्लॉइड स्पोर से प्रोथैलस बनता है। उसमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, उनके फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है और जायगोट से प्रोटोनीमा बनता है। तो जायगोट से लेकर के मेन प्लांट तक फिर डायप्लॉइड जनरेशन हो जाता है, यानी प्रोथैलस और गैमीट्स हैप्लॉइड है, जबकि जायगोट से लेकर मुख्य प्लांट तक डायप्लॉइड है। तो इस तरह हैप्लॉइड और डायप्लॉइड जनरेशंस के एकांतरण को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ियों का एकांतरण कहते हैं। इस डायग्राम में फर्न का जीवन चक्र बताया गया है। नीचे आप देख रहे हैं, यह फर्न का प्लांट है। इसकी लीफ की सतह पर दोनों ओर एक सोरस बनता है। उस सोरस के अंदर कई सारे स्पोरेंजिया बनते हैं। यह एक स्पोरेंजियम है जिसमें स्पोर्स बनने के बाद ढक्कन की तरह यह फट जाता है और स्पोर निकल कर हैप्लॉइड जनरेशन का प्रारंभ करते हैं। इस तरह इससे एक प्रोथैलस बना। इस प्रोथैलस पर नीचे बेस की ओर एंथेरिडिया और ऊपर नॉच यानी गड्ढे की ओर आर्किगोनिया बनते हैं। अब एंथेरिडिया से ये स्पर्म्स निकले। आर्किगोनिया के अंदर ओवम बना हुआ है। इनके फर्टिलाइजेशन से जो जायगोट बनेगा फिर ये डायप्लॉइड हो गया और जायगोट से प्रोटोनीमा होते हुए ये मेन प्लांट बना। तो इसका मतलब इसका हैप्लॉइड जनरेशन स्पोर से लेकर गैमीट तक इतना है हैप्लॉइड जनरेशन और बाकी है डायप्लॉइड जनरेशन। तो हैप्लॉइड और डायप्लॉइड का यह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल कहलाता है।
अब आप इससे हायर जिम्नोस्पर्म को देखिए, यह नॉन फ्लावरिंग है लेकिन सीड बियरिंग प्लांट है। साइकस में मेल अलग और फीमेल अलग होता है, दोनों प्लांट अलग अलग होते हैं। लेकिन पाइनस में मेल कोन अलग और फीमेल कोन अलग 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 डालियों पर विकसित होते हैं। तो जो मेल कोन होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल नाम का विशेष प्रकार का पत्ता या ब्रैक्ट विकसित होता है और उस पर एंथर जैसी रचना और उसमें पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है जो हवा के द्वारा वितरित होता है। जबकि फीमेल कोन में मेगा स्पोरोफिल विकसित होते हैं, उसमें कोई ओवरी नहीं होता है, डायरेक्ट ओव्यूल उस ब्रैक्ट या पत्ते की सतह पर विकसित हो जाते हैं। जब पॉलन ग्रेन हवा में उड़कर उस पर आते हैं, पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं, तो उसके जेनरेटिव न्यूक्लियस से 2 मेल गैमीट बनते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक मेल गैमीट से होता है और दूसरा मेल गैमीट नष्ट हो जाता है। फ्लावरिंग प्लांट से एक बड़ा अंतर इस जिम्नोस्पर्म में यह है कि इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसलिए इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की घटना नहीं होती है और जो बीज बनता है उसके ऊपर फल की दीवार नहीं होती है। इसलिए इसे नग्न बीजी पौधा नेकेड सीडेड प्लांट कहा जाता है, यानी बिना फल के बीज का निर्माण होता है। अब ये देखिए फोटोग्राफ है साइकस के 2 स्पेसीज में। यह मेगा स्पोरोफिल यानी फीमेल कोन का एक हिस्सा है। इस पर ये बड़े बड़े गोल ओव्यूल बने हुए हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद सीधे बीज का निर्माण कर देंगे। मेल कोन पेड़ के छोर पर ऊपर शीर्ष पर देख रहे हैं। ये छोटे छोटे त्रिकोणीय स्ट्रक्चर ब्रैक्ट या विशेष लीफ है जिस पर एंथर और पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा। पाइनस में मेल कोन और फीमेल कोन जो अलग अलग आपको दिखाई पड़ रहा है, रचना में थोड़ा अंतर भी आप समझ रहे हैं। ये फीमेल कोन देखिए कैसा है और मेल कोन कैसा है। अब हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीज बनते हैं वह नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। पाइनस के कई स्पेसीज में ये बीज खाने लायक होते हैं और ड्राई नट की तरह इसका उपयोग होता है। अफ़गानिस्तान में ऐसे ही एक ड्राई नोट को चिलगोजा कहा जाता है। तो इस तरह आपने थैलोफाइटा में एल्गी से लेकर और जिम्नोस्पर्म तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना पढ़ा। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने इस टेक्स्ट में फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं किया। निश्चित रूप से मैं इसे एक अलग सेशन के रूप में प्रोड्यूस करूंगा और अगले सेशन में मैं फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसका जिक्र करूंगा। थैंक यू वेरी मच।